हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 5 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और जब वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो उससे वो किस तरह से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, पैटर्न किस तरह से है क्वेश्चन का। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस क्वेश्चन में, वीडियो की सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस एंड दिस। तो इसको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से पढ़े हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे ये हल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय देखेंगे किस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ पे देखिए तो 5/2 लिखा हुआ है, ये अलोन। यहाँ 3 टर्म्स हैं, पहले ये एक एक करके समझिए आप लोग कि 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म कौन कौन से? 1 टर्म इट इज़ अलोन और यहाँ पे 1 टर्म। तो ये 3 टर्म है। इन 3 टर्म में अगर हम देखें तो ये और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर बदल दिया जाता है। तो ऑर्डर चेंज किया जाता है तो होगा क्या कि यहाँ पे देखें तो अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो इसमें पहले हम इन दोनों का ऑर्डर आपस में चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी टर्म्स। तो उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/5 और फिर ये जो है यहाँ से उठा के ले आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 और फिर लास्ट में ये टर्म लिख दिया जाएगा, जो मिडिल टर्म हो लास्ट में मैंने लिख दिया। तो एक तरह से यहाँ पर इनमें आपस में क्या हुआ, इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसी से लेके हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमें a+b लिखा हुआ है तो इसको हम b+a लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, इन दोनों को आपस में वैसे एक तरह से देखिए तो ये नेगेटिव साइन के साथ ऐड किया गया था। तो इनको आपस में, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ a-b, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम -b+a लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे कि a-b है तो इसको b-a कर देंगे, नहीं। हमने b का साइन माइनस रखा है, a का साइन प्लस रखा है और यहाँ भी देख सकते हैं a का साइन प्लस और यहाँ माइनस। तो वही सेम रखते हुए उसका ऑर्डर आप बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद अगर ली जाए यहाँ पे, तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स को मैंने साथ में रखा है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसमें एक और प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी वितरकता का नियम। तो अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी बोला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को देखें तो 3/5 यहाँ 3/5 दोनों में लिखा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात करें तो यहाँ से हम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और बचा हमारा कितना, यहाँ से देखा जाए तो ये -2/3 बच गया और यहाँ से देखा जाए तो ये बीच में माइनस साइन है, माइनस रहने देंगे और 1/6 बच गया यहाँ से। उसके बाद 5/2 हो गया। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। जैसे ये होता है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन दोनों पर, वितरकता का जो नियम पढ़ा हुआ है हिंदी में या इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो फिलहाल ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूट था यहाँ, इसको उल्टा उसका रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अगला क्या होगा, तो इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 और इन दोनों को अगर हम ऐड किए तो एलसीएम देखा जाए तो 6 आएगा और ये 3 2 6 तो -4, ये -1 ही रहेगा, प्लस 5/2 को एच डी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो ये -5/6 आ गया, -5/6। वही काम अगले स्टेप में करेंगे। तो 3/5 एच डी लिखा जाएगा, 3/5
मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये है -5/6 ये टर्म, तो -5/6 को हमने ब्रैकेट में लिखा, -5/6 हो गया। और फिर यहाँ पे देखें तो ये 5/2 है, तो 5/2 का एच लिख दिया, प्लस 5/2 हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमारे पास टर्म्स देखे जाए तो एक टर्म ये है और एक ये, दो टर्म हो गया, दो टर्म्स। अब यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं कैंसिल एक दूसरे से, तो इस 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 1 आया, यहाँ 1 आया, और इस 3 से इसको कैंसिल किया, 2 आया और यहाँ 1 आया। तो अब देखें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, इसका साइन प्लस था और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस रहने देंगे। 1 का 1 में हुआ, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 का 2 में हुआ, 2 आ गया, प्लस 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर देखा जाए तो 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो एलसीएम हम लेंगे तो 2 ही आएगा, और इधर -1 आ गया, ये +5 आ गया, तो -1 + 5 ये मिल के हो गया 4/2। 4/2 को अगर हम काट दें तो ये आ जाता है कितना, 2। तो वेरी सिंपली ये 2 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनली 2 आ रहा है, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सेगमेंट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट है ये। तो दूसरा पार्ट क्या है ये देखिए है, और करना क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और पता करना है कि क्या होगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको हल करना, हल नहीं कर सकते यहाँ, हल करना नहीं है, बल्कि ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इसकी वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखा जाए तो देखेंगे पहले क्या कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स हमारे हैं 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स हैं। अच्छा, इसको अब देखिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आपस में ये दोनों कटेंगे, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो काट देते हैं पहले, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो अगर देखें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है, इसको लिख लेते हैं, ये आ रहा है 2/5 मल्टीप्लाइड विथ -3/7, यहाँ तो कुछ नहीं कटा, माइनस यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, 1 1 जा 1 ही बचा हुआ है, कट चुका है पूरा, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 आ रहा है, और 7 5 से 35 आ रहा है, या फिर 7 × 5 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करना है, ये भी देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर हम इनको और इनको साथ में रख लेते हैं पहले तो अगर इन दोनों को हम साथ में रख लें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड विथ -3/7, ये मैंने पहला लिख दिया, प्लस का साइन दिया, अब ये पूरा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/7 इज मल्टीप्लाइड विथ 1/5 एट लास्ट 1/4, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे तो हमारे पास 3 टर्म अभी भी हैं, 3 टर्म अभी भी हैं, थोड़े सिंप्लीफाइड है, लेकिन अब देखा जाए तो इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 1/7 × 5, ये कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लिया, यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आप लिख सकते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने 3/7 लिखा, प्लस 3/7 सॉरी 3/7 नहीं होगा, ओनली -3 × 2 लिखा जाएगा, -3 × 2। तो -3 × 2 क्यों लिखा गया है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2, तो ये 2, और ये -3 है तो -3 हुआ, बस इन दोनों का हमने को मेंशन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से भी 7 × 5 डिनोमिनेटर से बाहर चला गया, और बचेगा क्या, 1 ये और ये बचा, तो 1 × 1 दैट इज 1 ओनली। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और 1/4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, उसको मेंशन कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर
ये 1/7 इंटू 5 यही रहने देते हैं। और यहाँ देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 -6 आ गया, +1 आ गया, -1/4 आ गया। ठीक है, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसी को। तो 1/7 इंटू 5, 1/7 इंटू 5 मल्टीप्लाइड विथ, अब ये जो है पूरा सॉल्व करने में क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तो -5 ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो गया -5। अब -1/4, आई एम श्योर इट इज़ क्लियर, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। आप देख सकते हैं ये 1/4 लिखा हुआ है, तो वही का वही मैंने कॉपी कर दिया लास्ट में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 5 है, 5 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले इसमें 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये -1 बचा हुआ है यहाँ पर, -1, तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया -1/7 और -1/4। फाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव है, ध्यान रखना है, दोनों का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, और ये हो गया 1/7 + 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा वे यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 4 का 1 में मल्टीप्लाई 1 × 4 + 1 × 7 अपॉन 7 × 4, तो ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो ये आपका आ गया 4 + 7, 7 4 11, 11 अपॉन 7 4 = 28, 28 आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब इससे ज़्यादा तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, तो आप यही छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लग रहा है आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में पूछा क्या है, एडिटिव इनवर्स पूछा, जिसे हिंदी में कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, तो आप ये सोचिए कि इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 0 आ जाए, बस यही सोचना है। तो मतलब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसका साइन बस चेंज कर दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, बस साइन को बदल दीजिए, जो अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। जैसे इसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो आप लिखेंगे, इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में लिखिए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, है ना, इसको आप लिख दीजिए -2/8, वेरी सिंपल, -2/8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जितना भी है सब आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन में सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये वाला करना है तो क्या हो जाएगा, इसका ये -5/9 है, तो ये हो जाएगा 5/9, सिंपल। ठीक है, और इसके बाद अगला देखें, अगर तो ये वाला सॉल्व करना है अगर, तो ये देख लीजिए पहले, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस जो है दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा 6/5। तो ये पॉजिटिव चूंकि है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम जो होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए जब भी आप लिखते हो कोई संख्या, जैसे आपने -1/-2 कर दिया, तो ये 1/2 के ही बराबर है एक्चुअली। तो जब ये 1/2 के बराबर है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा ये नेगेटिव आ जाएगा 1/2। तो बहुत सिंपल है इस कॉन्सेप्ट को समझ पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है कि ये दिया है 2/-9। तो 2/-9 दिया हुआ है, तो किसी एक का साइन आपको चेंज कर देना है। तो साइन अगर आप चेंज करते हैं तो आपको फाइनली मिलेगा क्या, ये हो जाएगा -2/-9, या तो ऐसा कर लीजिए, और या फिर इस माइनस को आप बीच में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है इसको आप -2/9 लिखिए, या फिर -2/9 लिखिए, या माइनस को जैसा लिखा है वैसे ही छोड़ दीजिए। इन सब का मतलब एक ही है, और जब ये सब एक ही मतलब मीनिंग रखते हैं तो करना क्या है, इसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा वो -2/-9 लिख दीजिए। ठीक है, और या फिर अगर आप इसको बीच में मानते हैं कि ये 2/9 इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूँकि तो लिखने का मतलब इस माइनस के साइन को बदल दीजिए, तो आपका आंसर आ रहा है 2/9। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/9, सिंपल सा आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो अगला ये है, यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इस माइनस को आप चाहें तो बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में लिख सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसको प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसका योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ वेरिफिकेशन दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाना। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। 11/15 है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्रूफ करना है और x की वैल्यू दिया है -11/15। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें वेरीफाई करना है तो करेंगे क्या, पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या दिया है, माइनस x दिया हुआ और फिर इसको लिख सकते हैं -11/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस का जो ब्रैकेट से ठीक पहले माइनस दिया हो, इसका मतलब ये होता है कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और अगर गुणा करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस होके ये, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, तो 11/15 11/15 हो गया, इस फॉर्म में आ गया। राइट हैंड साइड को देखें तो क्या है, x दिया हुआ है, तो ये x के बराबर एक्चुअल में आ ही रहा है, तो बस वेरीफाई हो गया क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन बदल जाएगा। साइन बदलने के बाद जो आ रहा है वैल्यू वो देखेंगे तो x के बराबर आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस FIED, हैंस वेरीफाइड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसके बाद देखते हैं इसी का जो अगला पार्ट है, तो अगला पार्ट क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिफिकेशन है तो सेम उसी जैसा है, इसमें भी आप पहले LHS ले लेते हैं। LHS लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, माइनस x आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब अब लिखेंगे क्या इसको, एक्चुअल में ये आ गया कुछ ऐसे, माइनस का साइन मैंने दिया, फिर उसके बाद माइनस, और फिर एक बार और माइनस लगाना पड़ेगा। वजह क्या है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर देखें तो हम ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के ठीक पहले नेगेटिव लगने का मतलब उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करते हैं तो बाहर वाले को हम एडजेक्टिव छोड़ देते हैं और अंदर वाले का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो ये रिजल्ट आपका 13/17 हो गया, जो कि पॉजिटिव। कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई अगर प्लस को करेंगे, देखिए यहाँ अंदर जो है 13/17 का साइन कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव मानेंगे। पॉजिटिव है, आप बाहर नेगेटिव है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 जो कि x के बराबर आ रहा है, x के बराबर। और ये आपका कौन सा है साइड, ये RHS हो गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब जैसे ही मिला आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, यानी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का। चलिए चिल्ड्रन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं -13 लिखा हुआ है, तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हम इसको हिंदी में अगर कहें तो गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब यह एक ऐसी संख्या होती है जैसे 4 है, 4 में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाए, बस इतना ही सोचना है। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया जाता है, बस। तो यही काम यहाँ पर करना है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं, -13 दिया हुआ है, तो इसमें साइन नहीं बदला जाता है, बस इसमें क्या किया जाता है, ज्यों का त्यों इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो हम मान सकते हैं कि 1 है, अगर 1 है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा, बस सिंपल सा है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आराम से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13/19 है, तो इसको आप 19/-13 कर दीजिए, सिंपल सा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये आपका हो गया 1/5 है, 5/1 यानी 5 ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि -5/8 × 3/7।
अब इस केस में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो देखेंगे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। 5 3 जा 15 आपने लिखा और नीचे 8 7 जा 56, 56 यानी 56, 8 से 56 होता है, ये लिख दिया। अब 15/56 आया हुआ है, कैंसिल होना नहीं है। अब कर क्या सकते हैं आप, जब ये वैल्यू आई है और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करना है तो करेंगे क्या, आंसर आपका क्या आ रहा है 56/15 आ गया, बस यही आंसर है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें इसको, तो ये भी कंडीशन वही है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले -1 लिखा है, फिर इंटू लिख कर -2/5 लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ये क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई पहले माइनस में हुआ तो प्लस आ गया, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 1 जा 2, इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया, तो 2/5 आ रहा है। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। तो ये आपका 2/5 फाइनल आंसर आ रहा है, लेकिन ये 2/5 एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दो, 5/2 कर दो, आंसर आ गया। तो 5/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही संख्या इसमें मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू 0.1 के बराबर आ जाएगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला पार्ट है सिर्फ सिंपल सा दिया हुआ -1, तो -1 को आप -1/1 लिख सकते हैं, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/-1 आ जाएगा, सिंपल सा। तो बहुत आसान है इसका आंसर। तो ये सारे पार्ट रहे क्वेश्चन के। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5th का फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें दिया क्या हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि -4/5 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड देन अगेन इट इज मल्टीप्लाइड, 1 इज मल्टीप्लाइड विथ -4/5। तो ये देखा जाए तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए बेसिकली यहाँ -4/5 है, इज मल्टीप्लाइड विथ 1 है, ठीक है। तो पहली बात समझ लीजिए कि जो 1 है, 1 को आप क्या कहते हैं, 1 जो होता है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या कहा जाता है, तो गुणात्मक तत्समक 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक संख्या है जिसको इसमें गुणा किया गया, फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, इसको बाद में लिखा गया, इसको पहले लिखा गया, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये भी इसी के बराबर है और ये भी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऑर्डर चेंज करने पर ऑर्डर को हम बदल देते हैं और हमारा रिजल्ट सेम होता है, तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और 1 यहाँ पर गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट उसी का। तो सेकेंड पार्ट में देखा जाए तो क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर हालांकि 1 जो था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में वर्क कर रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ये लिखा है वही ये, जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आने पर उसी को ऑर्डर बदल दिया गया है, ठीक है। मतलब ये यहाँ चला गया बाद में, और जो ये था इधर ये दूसरे नंबर पर था तो उधर पहले चला आया है। तो मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि उनका ऑर्डर बदल दिया गया है, बाकी सब सेम। और जब ऑर्डर सिर्फ चेंज किया जाता है तो ऐसी संख्याओं को, ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट प्रभावित नहीं होता, रिजल्ट फिर भी दोनों का सेम आ रहा है, वैसे भी दोनों सेम है। तो जब भी ये सिचुएशन पहली जैसी है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, तो जब दोनों सेम आता है तो कहते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पर, अगेन द सेम थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम ऑर्डर को बदलते हैं
तो उसमें रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि ये इस वीडियो के माध्यम से इसको बताया जा चुका है, तो पिछले वीडियोस को फिर से रिपीट कर सकते हैं इसको समझने के लिए, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जिसको डिटेल में बताया गया है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के इस सेगमेंट के, इस वीडियो सेगमेंट के। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि -19/29 और यहाँ 29/-19 है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या आपस में? देखिए, जब भी दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो संख्या को, जैसे हमने x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया आपस में, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ गया। ठीक है, कई बार हो गया, मैं इसको रब करके फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्याएं जो होती हैं वो आपस में क्या कही जाती हैं? इनको इन्वर्स कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा रेसिप्रोकल नाम से जाने, रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, ज़रा सोचिए। ये दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं क्या हैं? एक ये है और एक ये है, ये आपस में मल्टीप्लाइड हुई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया और रिजल्ट आ रहा है 1। तो अगर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो आपस में क्या हैं? एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ रेसिप्रोकल की कंडीशन अप्लाई हुई है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दीज टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो और जो कि दोनों मल्टीप्लाई होने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे रही हैं, यानी 1 दे रही हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ 1 होता है, उसी तरह से जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ 0 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा इस पूरे चैप्टर का, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और इस वीडियो को कई बार देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत सारा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है जिसमें कि सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, उसको अच्छे से देख लें। धन्यवाद।